Good morning, students. So, we all were discussing our chapter first. कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? चैलेंजेस टू नेशनल बिल्डिंग. क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि नेशनल बिल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट थी व्हाइल द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हमने फेस करी अलॉन्ग विद अदर्स टू शेप अप नेशन. कैसे इंडिया का जो नक्शा हमने बनाया है उसको हम गेन करें. हाउ वी डील विद द प्रिंसली स्टेट्स. सरदार वल्लभ भाई पटेल played a very major role. These all things we have discussed. We will be going through second, economic upliftment. Not only economic, we could also say social, cultural, economic upliftment. देखो, we have already listened, सुना है, देखा भी है हमने, बहुत जगह पढ़ा भी है इस चीज को कि the 200 periods of British Empire was the worst period in the history of India. They ruined us badly. अब उन्होंने जो है हमें ना खाली हमारे को इकोनॉमिकली बर्बाद किया, सोशली, कल्चरली, सेल्फ डिपेंडेंस नहीं रही, हर तरीके से हमें बर्बाद कर दिया. देयर वर मेनी सोशल इविल्स which have accumulated a society. बहुत सारे सोशल इविल थे जो कि हमारी सोसाइटी में एंटर कर गए. कास्टिज्म था, अनटचेबिलिटी थी, पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन, बहुत सारी चीजें थी ऐसी. और इकोनॉमिकली तो हम बहुत ज्यादा डाउन ट्रॉडन हो ही गए थे बिकॉज ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या थी दैट दे ऑल द एंटायर ईस्ट इंडिया कंपनी एज वेल एज ब्रिटिश एम्पायर, इन्होंने क्या करा, जितना भी रॉ मटेरियल था वो सारा कहाँ ले गए, ब्रिटेन ले गए टू फ्लरिश देयर इंडस्ट्रीज. और वहां से जो फिनिश गुड्स थे दे केम बैक टू इंडिया. वहां का जो तैयार माल है वो सारा कहाँ आता था, इंडिया आता था यहाँ पर बेचने के लिए. तो हर चीज में जो है पैसा हमारा ही बर्बाद हो रहा है. सो इन सारी कैसे इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कराना है, इंडिया में कैसे और सारी चीजें शुरू करानी है, जितने भी सोशल इविल्स आ गए हैं इनको कैसे हटाना है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन जो उन्होंने बाउंड्रीज ड्रॉ कर रखी थी, इंटरनल बाउंड्रीज एडमिनिस्ट्रेटिवली जो ब्रिटिशर्स ने ड्रॉ कर रखी थी वो बहुत ज्यादा अनइवन थी. और व्हाइल फाइटिंग फॉर अवर इंडिपेंडेंस बहुत बार इस चीज की मांग उठी थी. एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम had promised to the people कि जब हम अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टेट और हम सारी स्टेट की बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज करेंगे. वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये सारी चीजें थी. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेटअप करने थे, हमको एजुकेशन का लेवल बढ़ाना था, इकोनॉमिकली लोगों को हमें ऊपर लेके जाना था, सोशल इविल्स खत्म करने थे. अब इसके लिए छोटे छोटे बहुत सारे प्लान जो है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, किस तरह से वी हैव स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, किस तरह से 5 ईयर प्लान आया एंड ऑल. और नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट ओनली दिस प्रॉब्लम. हम आते हैं हमारी थर्ड प्रॉब्लम से, टू सस्टेन डेमोक्रेसी. नाउ व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस, हमें ये पता होना चाहिए पहले कि व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, तभी हम बात करेंगे आगे. देखो, देयर वर 3 मेजर चैलेंजेस इन इंडिया जो कि हमें दूर करने थे. किसके लिए, टू सस्टेन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए. क्या था वो, सबसे पहला था कम्युनिज्म, दूसरा था कास्ट, तीसरा था मल्टी पार्टी सिस्टम. ये सारे हमको इन सबसे हमें फाइट करना था. कैसे, कम्युनिज्म कैसे था. देखो, इंडियन पॉलिसी इज सेकुलर इन नेचर. हम जानते हैं इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. सो हमारी जो पॉलिसी थी शुरू से ही सेकुलरिज्म पे बेस्ड थी. बट कम्युनलिज्म जो है इज थ्राइविंग इन द कंट्री एंड नाउ इट कंस्टिट्यूट्स अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंडियन स्टेट्स. क्यों है ऐसा, क्योंकि कम्युनिज्म क्या कहता है, कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस, जितने भी रिसोर्सेज हैं, कम्युनिज्म क्या कहता है हमारा, वो बोलता है जितने भी रिसोर्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होना चाहिए. अब भाई इक्वली डेमोक्रेसी में कैसे होगा, हम कह
कह रहे हैं बिना मेहनत करे आपको पैसा कैसे दिया जाएगा? कम्युनिस्ट यही कहते हैं कि अमीरों से छीनकर गरीबों में बांट दो। तो ये जो आइडियोलॉजी थी ये सही नहीं थी और इंडिया में एक बहुत बड़ा पार्ट पहले भी था, वो तब बहुत ज्यादा था उस वक्त, तो इनसे हमें डील करना बहुत जरूरी था। इंडिया रिस्पेक्टेड all religions and all the major religion communities are Hindu, Muslim, Jain, Buddhist, Parsi, Christianity, Anglo-Indian, ये सारे थे। तो हम तो सभी की रिस्पेक्ट करते थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सबको जगह दी। द मुस्लिम constitutes the largest minority community। अब मेजर तो हमारे यहाँ हिंदू थे कम्युनिटी, माइनर में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाली थी वो थी हमारी मुस्लिम, आज भी वही है। तो the Hindu constitutes more than 80% of population of country. Now most of the Hindu leaders believe that India does not have diverse communities. So इंडिया में बाकी जो हिंदू लीडर्स थे उनका मानना था कि हिंदुइज्म जो है वो इंडिया में मेजर है, तो उन्हीं चीजों पर रखकर सेक्युलरिज्म किस बेस पे रखा जाए कि हम किसी और कम्युनिटी का उसके जो भी रिचुअल्स हैं उनका निरादर नहीं करेंगे, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि हिंदुइज्म को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। जबकि कम्युनिस्ट जो हैं वो इस चीज को नहीं मानते। तो ये इस चीज को लेके भी बहुत प्रॉब्लम थी, कास्टिज्म एंड ऑल को लेके। अब दूसरा हमारा मेजर प्रॉब्लम था कास्ट। कास्ट क्या कहता है? कास्ट जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट है कहाँ? इंडिया में। एज अ पॉलिटिकल क्यों है? सबसे पहले तो ये समझो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं, दे आर ऑफ सेम कास्ट एज दैट ऑफ द मेजॉरिटी वोटर्स हु फेवर्स हिम और द कास्ट बेसिस, ऑल्दो पॉलिटिक्स इज मूव टुवर्ड्स कास्टिज्म। जितने हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में कास्टिज्म बहुत ज्यादा चलता है। छोटे लेवल पर हम बात करें, गांव में दो सरपंच खड़े हो गए, एक जो सरपंच है वो जाट समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा यादव समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम देखते हैं उस गांव में कि जो हमारी कास्टिज्म है कैसा है, क्या डिवीजन है कास्ट का, तो हम देखते हैं कि जाट ज्यादा है। तो यादव चाहेंगे कि कैसे भी करके जाट बन जाए और वो मतलब वही से वर्षा वो उसको चाहेंगे। ये हमारे यहाँ पर बहुत डर्टी पॉलिटिक्स थी उस दौरान, तो इससे हमें बहुत ज्यादा लड़ने की जरूरत थी उस वक्त। इट हैज ब्रॉट अ बैलेंस इन कास्ट इक्वेशन बिकॉज नॉट ओनली द एडवांस कास्ट बट अदर कास्ट ऑल्सो आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। भाई अगर आपकी कास्ट का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है उस इलाके में, तो क्या ये इस चीज की गारंटी बन गया कि दूसरी कास्ट वाले जो है वो आएंगे ही नहीं, वो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, वो इलेक्शन फाइट ही नहीं करेंगे? तो ये जो एक प्रॉब्लम हमें निकल के आ रही थी, लोग अपनी जाति के नेता को देखना पसंद कर रहे थे। दो द एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड विद कास्ट, एक्चुअली कास्ट का और पॉलिटिक्स का जो एसोसिएशन था दैट हैज लेड डेमोक्रेसी टू अ ग्रेटर रेशनैलिटी। बहुत ज्यादा कास्ट ये जो था ये चीज स्प्रेड हो रही थी। द पॉलिटिकल पार्टीज वर सिलेक्टिंग द कैंडिडेट, सी वेदर द कैंडिडेट विल बी एबल टू गेट सपोर्ट ऑफ द वोटर्स ऑफ हिज कास्ट और नॉट। वो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज भी देख रही थी कि अगर हम इस इंसान को टिकट दे देते हैं तो वहां पर जितने भी हिंदू वोट हैं, सपोज कोई हिंदू कैंडिडेट खड़ा है, तो वहां जितने भी हिंदू कैंडिडेट हैं, वोटर्स हैं, क्या ये कैंडिडेट उन सारे वोटर्स का वोट लेने में सफल हो पाएगा, या कोई और ऐसा एलिजिबल कैंडिडेट है जो जिसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? ये सारी चीजें जो है ये देखी जाने लगी। तीसरा जो सबसे मेजर चैलेंज आ रहा था वो था मल्टी पार्टी सिस्टम। हमने शुरू से मल्टी पार्टी सिस्टम एक्सेप्ट किया है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी रीजनल पार्टीज हैव फॉर्म्ड, बहुत सारी पार्टीज निकल के सामने आई। whether they are being set upon religious basis or caste basis or any other basis, ये कुछ नहीं था, लेकिन निकल के सामने आ रही थी। This multi-party system further led to coalition government and this is also a big threat to Indian democracy, क्योंकि coalition government हम देखते हैं हमारे कंट्री में 2-3 बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन वो कभी कामयाब हो ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग जो बेसिक आइडियोलॉजी से अलग हैं, जब ये एक साथ एक जगह
आकर बैठ गए हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इन लोगों की बातें एक जैसी हो जाए, क्योंकि बेसिक विचारधारा अलग है इनकी। तो अभी तो टू गेट इनटू पावर, शासन प्राप्त करने के लिए, सीट पर बैठने के लिए ये लोग एक हो गए, लेकिन आगे चल के इनकी आइडियोलॉजीज टकराएंगी, और टकराएंगी तो इनका जो गठबंधन है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये टूट जाएगा। और इंडिया जैसे गरीब कंट्री में बार बार इलेक्शन की जो कॉस्ट है वो हम लोग बेयर नहीं कर सकते। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो थी। एक और प्रॉब्लम थी कि इंडिया में जहां पर डेमोक्रेसी का डी भी हम में से किसी को नहीं आता था। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हमारे नेता थे, जो बाहर पढ़कर आए थे, जहां उन्होंने देखी थी डेमोक्रेसी, थोड़ा बहुत वो जानते थे कि डेमोक्रेसी इज अ रूल वेयर पीपल्स विल विश सबसे ऊपर है, उनका वेलफेयर सबसे ऊपर है। बावजूद इसके दिस थिंग वाज वेरी क्लियर इन द माइंड ऑफ ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स कि डेमोक्रेसी ही इंडिया में लागू करेंगे। अब उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे उनको फैक्ट करेंगे, तो हम देखते हैं ये बहुत बड़ा डिसीजन था, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्ट था जो कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने उस वक्त एक्सेप्ट किया कि हम लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को ही अपनाएंगे। तो ये तो थे मेजर चैलेंजेस जो कि हमने देखे डेमोक्रेसी के टाइम पर, जब हम इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब हम आजाद होते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं ये हमारे सामने आती हैं। एक हमने देखा जब वेन वी वर बिल्डिंग अप द नेशन, जब हम बाय मार्किंग कर रहे थे किसकी, स्टेट बाउंड्रीज की, तब जो है जो अप्रोच, उनकी जो अप्रोच थी, कैसे करा हमने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू था। इसके लिए क्या बना, इसके लिए बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ एक लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक वर्ड निकला है लैंग्वेज से। जब हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल कर ही रहे थे, या 1935 का इंडिपेंडेंस एक्ट जो आ गया था, वहीं से इंडियन लीडर्स ने ये प्रॉमिस कर लिया था अपनी जनता से कि कुछ भी हो जाए, स्टेट का और जितने भी स्टेट्स हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इनका रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा ही जाएगा। इनका रीऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे किया जाएगा, इनका रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा लिंग्विस्टिक बेसिस पर। लिंग्विस्टिक बेसिस की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, लैंग्वेज के आधार पर, कि भाषा के आधार पर हम इनका डिवीजन करेंगे। अब जब ये चीज प्रैक्टिकली आती है तो हम क्या देखते हैं, इंडिया जैसे डाइवर्स लैंड में जहां हर 100 किलोमीटर के ऊपर बोली, भाषा, पहनावा, रहन सहन, खान पान सब चेंज हो जाता है, उस कंट्री में लिंग्विस्टिक बेसिस पर हो ही नहीं सकता मार्केशन स्टेट्स का। अब हम 200-200, 400 किलोमीटर के स्टेट तो बना नहीं सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना देन एंड देयर दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। इसके लिए हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने प्रयास नहीं करे, इसके लिए क्या करा उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दिया। कैसे शुरुआत हुई उसकी वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखो हम इसकी प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, सबसे पहले इसको समझो, स्पोर्टेड द स्ट्रगल ऑफ मेकिंग द अदर स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। सबसे पहले लैंग्वेज के आधार पे आंध्र प्रदेश को अलग जो है वो किया गया था। अब इसके बाद से ये जो प्रॉब्लम है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी 50s के बाद से शुरू होती है। तो हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रगल था, दिस स्ट्रगल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटिंग अ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। जब एक आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट मिल गया तो बाकी सारे जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ से भी डिमांड आने लगी
कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमारा जो है हम लोगों का डिवीजन भी किया जाना चाहिए। इस स्ट्रगल, इस इंटरनल, वैसे इतनी प्रॉब्लम्स में थे हम लोग, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस स्ट्रगल से बचने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप कर दिया 1953 में। कब बना? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है हमारा, ये बना 1953 में, सेटअप कर दिया गवर्नमेंट ने। इस चीज को आगे ध्यान रखने के लिए अब उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने क्या करा, क्या रिकमेंडेशन दिया, वो दिया क्या 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 काम था उनका। व्हाट वर द रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? दे वर टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। सबसे पहले ये देखा जाए कि जो भी स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं एक्चुअली, क्या वाकई में हम उनकी बाउंड्रीज को दोबारा से ड्रॉ करने के लिए या डिवीजन करने के लिए तैयार है? क्या हमें उससे कोई नुकसान, फायदा क्या है, क्या नहीं, इन सारे का रिपोर्ट बना के दे। दिस कमीशन in this report accepted that the boundaries of the state should reflected the boundaries of different languages. On the basis of this report, State Reorganization Act was passed in 1956. ये कमेटी बनी 1953 में, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये था कमीशन, और एक बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि इस कमेटी के बनने के 3 साल के बाद पास होता है। कब पास होता है? 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है, और ये अपने सजेशंस जो है कमेटी वो देती है। अब शुरू होता है प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ द बेसिक ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। किस तरह से जो है वो हम इंडियन यूनियन के स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसको शुरू कर सकते हैं। अब देखो, आफ्टर पार्टीशन द चैलेंज वाज, क्या सबसे मेजर चैलेंज हमारे पास क्या था? वो था टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स की इंटरनल बाउंड्रीज को ड्रॉ करना सबसे जो चैलेंजिंग हमारा काम है वही था। द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. इस तरह से जो बाउंड्रीज हैं वो किस तरह से ड्रॉ हो कि उनके ड्रॉ करने की वजह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है उस चीज को कैसे भी खतरा नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से जो है वो बाउंड्रीज ड्रॉ की जाए। अब हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, वो क्या बोलती है, बहुत सारे लीडर्स अदर देन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, दे रिकॉग्नाइज्ड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स एज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट बाउंड्रीज, कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पर कहीं ना कहीं डिमार्केशन हमें करना ही पड़ेगा। जो ऑलरेडी हमने बना दिया है कहीं ना कहीं उनसे अलग कुछ हमको करना पड़ेगा, ये चीज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाती है। But our leader further felt that carving out states on the basis of language might lead to it could contain some disturbance for the society and disintegration. दोनों चीज हो सकती है उसकी वजह से, ऐसा हमारे लीडर्स को महसूस होता है। And would draw attention away from other social and economic challenges that the country face. अब उनका क्या मानना था, हमारे जो लीडर्स हैं इनका मानना ये था कि अभी अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस के हिसाब से डिवीजन करने में इंटेंगल हो जाते हैं तो क्या होगा, और बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस ऐसे हैं जिनसे हमारा ध्यान हटके सारा ध्यान हमारा किस पे रह जाएगा, हमारा सारा ध्यान रह जाएगा कैसे हम इस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का काम जो शुरू कर रहे हैं यही हम करते चले जाए। अब 10 प्रोटेस्ट बिगिन, क्यों फिर इस पर ढीले पड़ गए हम लोग, हमारे लीडर्स ढीले पड़ गए, तो क्या होता है इसके बाद, द प्रोटेस्ट बिगिन इन तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंसेस। वहां मद्रास में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्होंने जो है वो इसके अगेंस्ट में वॉइस उठाना शुरू करा। अब विश्वांधरा मूवमेंट जो है, द मूवमेंट फॉर
फॉर अ सेपरेट आंध्र प्रदेश वो शुरू होता है। ये क्या करते हैं? दे डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास प्रोविंस एंड बी मेड अ सेपरेट आंध्र प्रदेश। कि भाई ये मद्रासी बोलते हैं, हम जो है वो तमिल बोलते हैं, तो हम दोनों का अलग अलग हिसाब किताब कर दिया जाए। अब द मोमेंट this process started, it gathered momentums। एक पोट्टी श्रीराम लागू करके लीडर हुए, इनके कांग्रेस लीडर थे बेसिकली, और जिनको कि वेटरन गांधी जो बोला जाता है, क्योंकि गांधीयन पॉलिसी पे चलते थे वो। ही वेंट ऑन एन इनफाइनाइट फास्ट दैट ग्रेट, उसकी वजह से क्या होता है 56 डेज बाद, पोट्टी श्रीराम लागू एक कांग्रेस लीडर थे, गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, वो क्या है अनशन पे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से 56 डेज बाद उनकी डेथ हो जाती है। दिस कॉज्ड अ ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्र प्रदेश रीजन। अब इसकी वजह से क्या होता है, फाइनली जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनाउंस कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आंध्र इन दिसंबर 1952। अब ये देखो, ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कमीशन जो बैठा वो आंध्र प्रदेश के सेपरेट होने के बाद बैठता है। 52 में आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया जाता है। इस हिसाब से 56 में जब ये एक्ट अपनी रिपोर्ट देता है तो इसके बाद बहुत सारे न्यू स्टेट्स वो भी फॉर्म। क्या होता है? The commission led to the creation of 14 states and 6 union territories. महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड द न्यू स्टेट, जो ये सारे वो नए स्टेट हैं जो कि बने किसके 1956 के बाद।